मैं 18 साल की थी और मेरा पति 60 साल का था। जब मैंने उससे शादी की थी तो मुझे पता नहीं था कि मेरा पति बुढ़ा है। और फिर जब सुहाग रात का समय आया तो बुढ़े पति ने मुझे पलंग पर पटक दिया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, परंतु उसने मेरे साथ। मैं जब तक उसकी आवाज नहीं सुन लेती थी मेरे दिन नहीं गुजरते थे। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं उससे बातें ना करूं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं उसके प्यार में इस तरह पागल हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मुझे हर समय लगता था मैं उसकी आवाज सुनती रहूं। उसकी बातों ने मेरी नींद उड़ाकर रखती थी। कौन कहता है कि मर्द औरत के प्यार में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है और उसका आशिक बन जाता है। मैं उसकी आवाज की दीवानी थी। मेरा जी चाहता था कि वह रात भर मुझसे प्यार भरी बातें करता रहे, मैं बस उसकी बातों को सुनती रहूं। अभी मैंने जवानी में कदम रखा ही था। मेरी उम्र 18 साल हो रही थी। मैं नई नई कॉलेज में गई थी। जब मैं नई नई कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी तो सारी लड़कियों की बातें सुनने पर मेरा ध्यान भी पढ़ाई पर से हट गया और मैं उन सभी की बातों को गौर से सुनने लगी। मेरे दोस्त हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में गप्पे करते रहती थी। वो अक्सर मुझसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनाती रहती थी। मैं भी बड़ी दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनती थी। एक बार मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, तुम क्या केवल हमारी बातें सुनते रहती हो? कभी कुछ अपने बारे में भी बताओ, कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बातें करो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ क्या क्या करता है। परंतु उसकी बातें सुनकर मैं ठंडी आहें भरने लगती थी। मैं उससे बोली कि मैं कौन सी बातें तुम्हें सुनाऊं, मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम पर तो कोई भी लड़का मर मिटेगा, कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है? मैंने कहा कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मुझे भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए क्योंकि मेरा ध्यान तो केवल पढ़ाई पर ही रहता था। परंतु जब से इस कॉलेज में आई हूँ, तुम लोगों की बातें सुनने के बाद अब मुझे भी दिलचस्पी होने लगी है और मेरा भी जी कर रहा है कि मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो। सच बात तो यह थी कि मुझे अंदर ही अंदर बॉयफ्रेंड के नाम सुनते ही डर सा लगने लगता था। तब मेरी सहेली कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे मोहल्ले में तो इधर उधर बहुत सारे लड़के रहते होंगे, तुम उसकी तरफ गौर से देखा करो, उनको देखकर स्माइल किया करो। देखना तुम्हारा भी बहुत जल्द ही बॉयफ्रेंड बन जाएगा, क्योंकि लड़कों को तो केवल लड़कियों के इशारों का इंतजार रहता है। फिर तो वह खुद ही तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे, क्योंकि तुम तो हो भी जवान और खूबसूरत। कोई पागल ही होगा जो तुम्हारी खूबसूरती को नजरअंदाज करेगा। अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद मैं सीधा घर चली आई। पता नहीं क्यों मुझे अचानक सा ऐसा होने लगा कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जिज्ञासा होने लगी। मेरा भी दिल मचलने लगा, कोई ऐसा हो जिसे देखने के बाद मेरा दिल और दिमाग मेरे बस में ना रहे, कोई मुझे दिलो जान से प्यार करे। जब रात को मैं सोने के लिए अपने कमरे में लेटी तो मुझे लगा कि मेरी दोस्त सही कह रही थी, क्योंकि उन सभी के कोई न कोई बॉयफ्रेंड तो था ही। किसी के अपनी दीदी के देवर के साथ अफेयर चल रहा था तो किसी का उसके मोहल्ले के ही किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, और एक मैं थी जो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाई थी। दोस्ती करने में तो कोई हर्ज नहीं होता, बस एक दोस्ती ही तो करनी है। मेरी मम्मी और पापा दोनों ही जॉब करते थे। मैं भी जिस उम्र से गुजर रही थी मुझे एक दोस्त की जरूरत थी जिससे कि मैं अपनी सारी बातों को शेयर कर सकूं। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को इस बारे में बातें करूं, परंतु मेरे पापा और मम्मी दोनों हमेशा ही बिजी रहते थे और जब शाम को मम्मी घर पर आती थी तो खाना बनाने में ही रह जाती थी। उन लोगों के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मुझे हर वक्त यही इंतजार रहता था कब पापा और मम्मी ऑफिस से घर आए कि मैं उनसे अपने बारे में कुछ बातें कर सकूं, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा था। जब मैं 10th में थी तो मेरी दिलचस्पी पढ़ाई में होती थी, परंतु कॉलेज जाने के बाद दोस्तों के का देखा देखी मैं भी रोमांटिक नॉवेल पढ़ने लगी थी, क्योंकि मेरी सारी दोस्त छुप छुप कर नॉवेल पढ़ती थी, जिस कारण मुझे भी उसकी आदत पड़ गई। जब मैं वो नॉवेल पढ़ती तो हीरो हीरोइन का सीन पढ़कर मेरे दिल में कुछ अलग से जज्बात उबलने लगते थे। कई बार तो हीरोइन हीरो के ऐसे ऐसे सीन लिखे होते थे जिन्हें पढ़ के मेरे पसीने छूट जाते थे। एक बार मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उस वक्त रात के 1 बज रहा था। मैंने फोन उठाया तो आवाज किसी आदमी का था। आवाज में भी क्या जादू था। अब बात करने का अंदाज ऐसा था कि ना चाहते हुए भी मैं फोन बंद ना कर सकी। वह मुझसे किसी के बारे में पूछ रहा था।
क्या यह नेहा का नंबर है? मैंने कहा जी नहीं। फिर वह कहने लगा, किसका नंबर है? उसके इस सवाल पर मुझे फोन काट देना चाहिए था और रॉन्ग नंबर बोलना चाहिए था, परंतु मैं ऐसा कर न सके। मैंने झट से अपना नाम बता दिया और कहा, यह मेरा नंबर है और मेरा नाम रूही है। मेरा यह बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल कोयल की जैसी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? यह सुनने के बाद मेरे दिलों की धड़कनें धक धक करने लगी। मैंने उसे कोई जवाब दिया नहीं। मेरा दिल चाहा कि मैं फोन बंद कर दूं, परंतु अचानक से मुझे मेरे दोस्त की बात याद आने लगी। अगर कोई तुमसे दोस्ती करना चाहता है तो यह मौका तुम हाथ से जाने मत देना। यही तो दिन है एंजॉय करने के, क्योंकि एक बार अगर यह जवानी निकल गई तो फिर वापस नहीं आएगी। और फिर मुझे नॉवेल की कहानी, हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन सब याद आने लगे और यह भी याद आने लगा कैसे एक हीरो हीरोइन की दोस्ती टेलीफोन के जरिए हुई थी। मैंने कहा, मैं आपको जानती नहीं हूँ तो दोस्ती कैसे करो? मैंने जानबूझकर बात बढ़ाई थी। वह कहने लगा, इसीलिए तो कह रहा हूँ दोस्ती कर लीजिए, दोस्ती करेंगे तभी तो मुझे जान पहचान बढ़ेगी। मैंने कुछ नकली दिखावा किया, उसके बाद दोस्ती करने के लिए मान गई। मैं बहुत खुश थी कि मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये कैसी बुरी आदत है, जितना गुनाह करो उतना ही मजा आने लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पछतावा तो इंसान को बाद में होता है, जब हमारे हाथ से सारे चीज निकल जाते हैं। मुझे अभी 8 दिन ही हुए थे उससे बातें करते हुए। पहले तो 8 दिनों तक मुझे केवल रोमांटिक बातें करता रहा। फिर उसने जो फरमाइश मेरे सामने रखी, मैं समझ न पा रही थी कि अब मैं उससे क्या बोलूं। उसने कहा, तुम अपनी तस्वीर व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हारी चांद जैसे चेहरे को देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि जैसी तुम्हारी आवाज खूबसूरत है, तुम भी चांद जैसी खूबसूरत होगी। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने सोचा कि मुझे अपनी दोस्त से पूछना चाहिए कि मैं अगले दिन कॉलेज गई और अपनी दोस्त को सारी बातें सच सच बता दी। मैंने उससे कहा, तुम मेरी दोस्ती के वादा, अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो मेरी दोस्त बोली, मैं मर जाऊंगी फिर तुम्हारी हमराज बनकर रहूंगी। अब तुम भी मुझे अपनी रोमांटिक बातें बताओ कि आखिर क्या क्या हुआ, किस तरह की बातें तुम्हारी और उसके बीच हुई। मेरी बातें सुनकर दोस्त बेहद खुश हो गई और कहने लगी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अरे यही तो दिन होते हैं उड़ने के, मजे करने के। और वो कहने लगी, तुम घबराओ मत और उसे अपनी तस्वीर भेज दो। मैंने कहा, क्या यह सही रहेगा? मैं उसे अपनी तस्वीर भेजूं? मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, परंतु मेरी माँ को मेरे पास बैठने का समय ही नहीं था। वह बस अपने काम में ही बिजी रहती थी, उन्हें जरा भी मेरी फिक्र नहीं थी। वह तो सोचती थी कि पैसों से मैं अपनी बेटी की खुशियों को खरीद सकती हूँ। मैं जब भी उन्हें कुछ कहती तो वह मेरे हाथों में पैसे रख देती और बोलती कि बेटा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें जो भी चीज चाहिए तुम इससे खरीद लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर मैं चुप हो जाती। मम्मी पापा बस खाने के दौरान ही मुझसे कुछ देर बातें करते थे और वह भी यह कहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, सब ठीक है ना, पैसों की जरूरत तो मुझे बता देना। कभी कभी मैं सोचती कि शायद मेरी माँ को मुझसे बस यही रिश्ता है कि मैं उनसे हर जरूरत की चीजों के लिए पैसे मांगू और वो पूरी कर दे, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए अच्छा बुरा वक्त बताने के लिए वक्त नहीं था। मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और अपनी एक तस्वीर खींचकर उस शख्स के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। कुछ देर बाद ही मेरे उस तस्वीर पर दिल का इमोजी बना हुआ था। उसके बाद वो कहने लगा, देखा, मुझे मालूम था कि तुम बेहद ही खूबसूरत हो। मैं उससे बोली, मुझे तुम्हारी तस्वीर देखनी है। वह कहने लगा, तुम्हें मैं तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, मैं तो तुम्हारे सामने लाइव आकर अपने आप को तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसा हूँ। अब अक्सर वह मुझसे मेरी तस्वीर मांगता और मैं उसे दे देती, लेकिन एक बार वह मुझसे कहने लगा, अगर तुम काले रंग की मैक्सी पहनो तो तुम और भी ज्यादा हसीन लगोगी। कभी कहता कि लाल रंग के तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी वो मुझसे वीडियो कॉलिंग पर कहता कि तुम मुझे किस करो। यह सब बातें सुनकर मैं शर्मा जाती। अब उसकी बातें मेरा चैन चुराने लगी थी। उसके प्यार में धीरे धीरे मैं इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि लगता था कि उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी बातें मेरे होश उड़ाने लगी थी। चंद दिनों बाद ही मेरे ग्रेजुएशन के पेपर होने वाले थे और मैं 19 साल की हो गई थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं 19 साल की हो गई हूँ तो वह मुझसे कहने लगा, तुम मुझे अपने घर का पता बताओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजूंगा। लेकिन मैं उसे अपना पता नहीं बताना चाहती थी। मेरे अंदर कहीं न कहीं कोई डर मौजूद था। लेकिन जब अपने दोस्त को इस बारे में बातें की तो वह बोली, वह तुझे कितना प्यार करता है, तुम्हें उसके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। आखिर उसका भी तो मन करता होगा कि वह तुम्हें तोहफा भेजे। अब वह तो तुम्हें फोन के जरिए नहीं भेज सकता है, उसके लिए तुम्हें एड्रेस देना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया और उससे कहा वह दिन के वक्त तोहफा भेजे, क्योंकि साल
शाम को मेरे मम्मी पापा आ जाते हैं। उसने कहा तुम्हें तुम्हारा तोहफा कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, और फिर मैं उसके तोहफे का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद दिन के समय कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं जाकर दरवाजा खोली तो कहने लगा, आपका तोहफा आया है। मैंने देखा एक 60 साल के लगभग आदमी था। उसके हाथ में एक गिफ्ट था। मैंने वह गिफ्ट पकड़ लिया। वह आदमी मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था कि मैं नर्वस हो गई, और मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखकर दरवाजा बंद कर लिया। और जब तोहफा अपने कमरे में जाकर खोली तो मेरे होश ही उड़ गए। वह खूबसूरत मैक्सी था जो कि लाइट पिंक कलर की थी, लेकिन उसका गला आगे पीछे दोनों तरफ से काफी गहरा था। मुझे वह मैक्सी बहुत पसंद आई, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरी माँ ने अगर यह मैक्सी देख ली तो मुझसे सवाल जवाब करेगी और पूछेगी ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं यही सोच रही थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर घंटी बजने लगी। मैंने देखा कि वो अमित का नंबर था। उस लड़का का नाम अमित था जिसे मेरी दोस्ती फोन पर हुई थी। मैंने मुस्कुराते हुए फोन उठा लिया। वो कहने लगा, तुम्हें तुम्हारे तोहफा पसंद आया? मैंने कहा, हाँ तोहफा बहुत पसंद है। तो फिर वो कहने लगा, तोहफा देने वालों का हक भी अदा करो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। वो कहने लगा कि मुझे तुम्हें मेरे तोहफे वाले कपड़ों में देखना है। यह सुनकर तो मैं घबरा गई। मैंने कहा, तुम कैसे देख सकते? तो वो कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखूंगा, इनकार मत करना, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। यह पहली बार था जब हम एक दूसरे को फेस टू फेस देखते। दिल में तो मेरा बहुत ही बेचैन था। मैं उसे देखूंगी, वह कैसा है। मैंने अपना दिल थामा, वीडियो कॉल रिसीव कर ली। लेकिन यह क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे के साथ कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा, अंधेरा क्यों है? कहने लगा, मैं तुम्हें अभी अपने आप को दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी दिखाऊंगा। वह मेरी तारीफ करने लगा और कहने लगा, मैंने जितना भी ख्यालों में सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम इस कपड़े में ऐसी लगोगी, लेकिन मेरे ख्याल तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। यह सुनकर मैं शर्मा गई। फिर वह कहने लगा, अपना दुपट्टा उतारो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे को देखना है। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं इनकार करके कहने लगी, नहीं अब और नहीं। तो वो कहने लगा, जो मैं कह रहा हूँ करो, वरना तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तुम्हें फोन भी नहीं करूंगा और तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं उसकी नाराजगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। उसके बाद वह मुझसे जो जो कहता रहा मैं वही सब करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने मुझ पर जादू कर दिया है। जैसे एक तोते की जान जादूगर के हाथों में होती है, उसी तरह मेरा मन उसके काबू में हो चुका था। वह मुझसे सही गलत जो भी कहता रहा मैं सब करते चली गई थी। अचानक से बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैंने फौरन से फोन काट दिया और अपने कपड़े जल्दी जल्दी बदल लिए। बाहर चली गई। बाहर मेरे मम्मी पापा ऑफिस से आए थे। मैं कुछ घबरा सी गई थी। मुझे घबराता हुआ देखकर वो कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने नामी सर हिला दिया और कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बात को टाल दिया। मेरी माँ ने मुझे कहा, तुम्हें किसी के घर दावत में जाना है, तैयार हो जाना, काफी शानदार दावत का इंतजाम है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ शायद पहली बार ही किसी दावत में गई थी, वरना वो अकेले ही जाते थे, कभी भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। कभी अच्छी दावत थी। अचानक से कुछ दिनों बाद मेरी माँ ने जो मुझसे कहा मैं सुनकर हैरान हो गई। वो कहने लगी कि दावत पर मौजूद तुम्हारे पापा के एक दोस्त ने तुम्हें अपने बेटी के लिए पसंद कर लिया, और हम लोग बहुत जल्दी तुम्हारी मंगनी उससे कर देंगे। ये सुनना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी माँ बोली कि शादी क्यों नहीं करनी है? देखो हम तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी ना हो जाए, लेकिन रिश्ता तुम्हारा वही होगा जहाँ हम चाहते हैं। वह लोग बहुत ही अमीर है, तुम बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारोगी। लेकिन इस वक्त शायद मेरे बस से बात बाहर निकल चुकी थी। मैं तो उस आदमी की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। यह सुनकर तो मेरे पापा आपे से बाहर हो गए और मुझे थप्पड़ मार दिए। मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और यह न जाने मोहल्ले के किस आवारा लड़के से इस करते फिर रही है। मेरी माँ भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं यही कहती रही कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मेरी माँ मुझे बाजू से पकड़ के मेरे कमरे में ले गई और मुझे कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को अमित का फोन आया, मैंने सारी बातें उसे बता दी, जिसे सुनकर अमित कहने लगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, अमित ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वो कहने लगा, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूंगा, वह भी फोन पर, यही वकील बुला लूंगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कमरे में लॉक कर
कर दिया गया है, मैं घर से भाग नहीं सकती हूँ। वह कहने लगा, फोन पर ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसे भी शादी हो जाती है। मुझे तो ऐसी बातों को भी नहीं पता था, इसलिए मुझे यही भी हल नजर आया, क्योंकि ऐसे भी तो मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानते। अगले दिन वीडियो कॉल पर ही मेरी अमित की शादी हो गई, लेकिन इस समय भी मैंने अमित को देखा नहीं था। सिर्फ वकील ही मुझे नजर आया था, जिसके सामने मैंने अपनी शादी को कबूल किया था। शादी होते ही फोन कट चुका था। रात को फिर जब कॉल आया, अमित कहने लगा, तुम अपने माँ बाप से झगड़ा खत्म कर लो और कह दो कि तुम्हें रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, ताकि तुम्हारी कैद खत्म हो जाए। मुझे भी अमित की बातें ठीक लगी। मैंने यही बात अगले दिन अपनी माँ से कह दिया कि मुझे उनके रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। मेरी माँ यह सुनकर बहुत खुश हो गई, मुझे गले लगाकर कहने लगी, जो फैसला हम तुम्हारे लिए ले रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही है बेटा। बाद में तुम खुद ही रिश्ते को सही कहोगी, परंतु मुझे तो जो कदम उठाना था वह मैं उठा चुकी थी। एक दिन मम्मी पापा ऑफिस गए तो मैं उनके पीछे एक डिलीवरी वाला आया। मैं जानती थी कि डिलीवरी वाले के हाथ में मेरी शादी के पेपर है, सो जिस हर हाल में मुझे साइन करके इसी आदमी के साथ भेजना था। वह कहने लगा, आपको आपकी कोई आईडी का नंबर भी बताना होगा। मैंने अपने आईडी का नंबर भी दे दिया। एक दिन पहले मेरी आईडी कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपने आईडी कार्ड को देखकर नंबर बता रही थी तो वो कहने लगा कि मुझे इसकी तस्वीर चाहिए, ऐसे अपने मोबाइल से मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। मैं एक तस्वीर खींची और फिर उसके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया और वह सारी चीजों को लेकर वापस चला गया। सारे मामले तय हो चुके थे, परंतु कुछ दिनों बाद ही मुझ पर कयामत टूट पड़ी। जब रात के वक्त हम खाना खा रहे तो दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे पापा ने दरवाजा खोला तो 60 साल का आदमी सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी बीबी को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मेरे पापा उससे लड़ाई करने लगे और शोर सुनकर मैं भी बाहर आ गई। मैंने पहले इस आदमी को नहीं देखा तो वह कहने लगा, मेरी आपकी बेटी से शादी हुई है। उसकी आवाज सुनकर तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। वह अमित की आवाज। तो क्या यह बुढ़ा आदमी अमित है? इसी ने मुझसे शादी के लिए मजबूर किया था। उसने वह शादी और वह वीडियो भी दिखा दिया जिसमें मैंने शादी को स्वीकार किया था। मेरे मम्मी पापा तो रोने लगे। मैं पत्थर की मूर्ति बनी सबकी शक्ल देख रही थी। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन यह सब मैंने अपनी बेवकूफी में किया था, इसलिए इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, दफा हो जाओ यहाँ से इस आदमी के साथ, अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं किसी बेजान वजूद की तरह इस आदमी के साथ अपने घर से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसके फ्रंट सीट पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। तो यह थी वह मोहब्बत जिसके खातिर मैंने अपने मम्मी पापा का भी दिल दुखाया। यह था वह शख्स जिसके खातिर मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को ठोकर मार दी। मैं तो शायद इसकी बेटी से भी कम उम्र की थी। मैं यह भी नहीं जानती थी कि आदमी शादीशुदा है या फिर नहीं, लेकिन शादीशुदा होगा तो मेरे इसके घर में क्या अहमियत होगी। मैंने पूरा रास्ता खामोशी से काटा था। गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। इसके साथ ही मैं घर में दाखिल हुई थी। पूरा घर खाली था। वह मुझे कमरे में ले गया और पलंग पर पटक दिया। मुझे समझ में नहीं आ गया था कि अब यह मेरी इज्जत लूटने वाला है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उसने मुझे चुप कर रहने को कहा और फिर जो बोला वह सुनने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। आज उसके मुंह से मुझे अपनी तारीफ बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। अजीब बात यह था कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। वह मुझसे दूर ही रहता था। 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वह आदमी एक बार भी मेरे करीब नहीं आया। बहरहाल मैंने मोहब्बत उसी के साथ की थी। शादी भी हो चुकी थी। मैं अपना घर भी छोड़ चुकी थी, इसलिए चाहती थी कि मैं भी अब ऐसी जिंदगी गुजारूं जैसे सब लड़कियां शादी के बाद गुजारती है। लेकिन वह आदमी मेरे करीब नहीं आता था, बस मुझसे मोहब्बत भरी बातें ही करता था। एक बात थी जिसने मेरे होश उड़ाकर रख दिया था। 1 महीने से मैं अमित के साथ उसके घर में रह रही थी, लेकिन आज तक उससे मिलने कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात उसका भतीजा उससे मिलने आ गया। मैं उस वक्त किचन में खाना बना रही थी। अमित ने दरवाजा खोला तो 20 साल का नौजवान घर में दाखिल हुआ और अमित के साथ गले लगने लगा और रोने लगा। वो कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी चाचा। मैं उसे दिल और जान से चाहता था। उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन ना जाने वो किसकी बातें कर रहा था। मैं किचन से बाहर आई तो जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो कहने लगा, तुम यहाँ पर? मैं उसे देखने लगी और अमित भी मुझे देखने लगा। अमित बोला, यह मेरी बीबी है। ये सुनकर वह कहने लगा, यह आपकी बीबी है? अमित उसे अपने कमरे में ले गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह नौजवान मुझे कैसे जानता है। मैंने तो पहली बार उस नौजवान को देखा था। अमित के कमरे में इतनी तेज आवाज आ रही थी, मैं फौरन से कमरे के पास चली गई। जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ गए। वह नौजवान आदमी से कहने लगा, चाचा, यह वह है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैंने इसे फोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। आप तो मेरी इस मोहब्बत से वाकिफ थे।
फिर क्यों आपने ऐसा किया, यह कहकर वो रोने लगा। अमित कहने लगा, जब तुमने मेरे हाथों इस लड़की को गिफ्ट देने के लिए भेजा, इसे देखकर मैं अपना होशो हवास खो बैठा था, इसलिए बेईमानी से मैंने तुम्हारा मोबाइल से तुम्हारी सिम निकाल ली। इस लड़की का नंबर मुझे एकदम से मिल गया था और तुम्हें इसका नंबर याद ना था, इसलिए वीडियो कॉल पर जब मैंने इस लड़की को देखा तो सोचा तुम तो जवान हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसी लड़की नहीं मिल सकती। तुम्हारी और मेरी आवाज भी मिलती थी। मुझे लगा तुम इस लड़की को कुछ दिनों में भूल जाओगे, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि लड़की का तुम्हारे रिश्ता आ चुका है तो मैं परेशान हो गया। उसने चुपके से इस लड़की से शादी कर ली, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए इसकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वह मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए मेरी मोहब्बत के लिए मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारने को तैयार है। लेकिन अब तुम वापस चले जाओ, दोबारा यहाँ मत आना, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं आज तक तुम लोगों खातिर बड़ी कुर्बानियां देते आ रहा हूँ, आज तुमसे अपनी जिंदगी की खुशी मांग रहा हूँ, इनकार मत करना। अमित उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई खिलौना थी जिसे चाचा भतीजे ने मिलकर खेला। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, लेकिन मैंने यह सब क्या कर दिया। काश मेरी माँ मुझे अच्छे बुरे के बारे में समझाती। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो प्यार को ही सब कुछ समझ लेती है और माता पिता को कुछ भी नहीं समझती। आपका एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, इसलिए अपने माता पिता पर विश्वास रखिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।